स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 10 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में B.R. चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किस किरदार को निभाने वाले प्रवीण कुमार का निधन हो गया है? ऑप्शन ए भीम, बी अर्जुन, सी दुर्योधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भीम। भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार का निधन हो गया है। इनके बारे में ज़रा विस्तार से जान लें। प्रवीण कुमार एक अभिनेता और एथलीट भी थे और हैमर डिस्क थ्रो में कई पदक भी जीते हैं और ये BSF में डिप्टी कमांडेंट भी रह चुके हैं और एशियाई और राष्ट्र खेल मंडल में भी ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक हांगकांग में आयोजित एशियाई खेल में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक भी जीते हैं। प्रवीण कुमार के बारे में और जान लें तो प्रवीण कुमार 50 से ज़्यादा फिल्मों में भी काम किए हैं और जीवन के अंतिम समय के कुछ दिनों के में उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए और दिल्ली के वजीरपुर से चुनाव भी लड़े हैं। इनके बारे में बस इतना ही आज का। दूसरा प्रश्न, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति फिर कौन बने हैं? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी जैक मा, सी गौतम अडानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। इनके बारे में जान लें कि ये एशिया के जो अमीर व्यक्ति के जो कौन जारी करता है। ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक ये जारी होता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के फिर से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान में गौतम अडानी की बात करें तो उनके पास 8,850 करोड़ की संपत्ति है। साथ ही वो विश्व के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अमीर व्यक्ति की सूची में सबसे प्रथम स्थान एलोन मस्क का है जो टेस्ला के मालिक हैं और SpaceX के भी मालिक हैं वो। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए विज्ञान सुरक्षा बल, बी पुलिस सुरक्षा बल, सी रेलवे सुरक्षा बल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन सी। इनके बारे में जान लें। जो मानव तस्करी को रोकने के लिए किया गया ये जो ऑपरेशन होगा RPF के द्वारा, जो लंबी दूरी की जो ट्रेन होती है उसमें ये विशेष बल तैनात करेंगे और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए किया जाएगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न कहता है, हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन से राज्य सबसे ऊपर रहा है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, बी केरल, सी त्रिपुरा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में सबसे ऊपर राज्य रहा। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लें। हाल ही में राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा भारत प्रेस रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर, यूपी और त्रिपुरा सबसे ऊपर हैं, लेकिन इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 में पत्रकारों के और मीडिया के घरानों पर निशाना बनाया गया और उस पर जानलेवा हमला भी किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगवाने वाले विश्व का पहला देश है। इस वैक्सीन को जायडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया है
इसे पहली बार पटना में प्रकाशित किया गया था। ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो डीएनए वैक्सीन है पहली बार प्रकाशित कहाँ किया गया था, ये पटना में किया गया था पहली बार। बस इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किस सूबेदार को एनडीए में प्रशिक्षक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, संजय कुमार, सी विक्रम बत्रा, डी मनोज पांडे। तो इसका राइट आंसर है संजय कुमार। इनका राइट आंसर ऑप्शन बी है संजय कुमार। संजय कुमार जी जो ये परमवीर चक्र से सम्मानित है, ये जम्मू कश्मीर राइफल के 13वीं बटालियन से हैं और ये 1999 में युद्ध के समय ही इनको ये दिया गया था। इनके साथ साथ योगेंद्र सिंह यादव को भी, योगेंद्र सिंह ग्रेनेडियर थे जिन्हें 4 जुलाई 1999 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ मनोज कुमार पांडे जो 11वें गोरखा राइफल से थे और उन्हें भी 3 जुलाई 1999 को परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। विक्रम बत्रा को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बस इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? ऑप्शन ए एम सोमनाथ, बी श्री उन्नी कृष्णन, सी के शिवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है श्री उन्नी कृष्णन। श्री उन्नी कृष्णन एम स्वामीनाथ का स्थान लेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना के बारे में जान लें। ये 21 नवंबर 1963 को हुआ। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। यह इसरो का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है। विक्रम साराभाई केंद्र भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए और रॉकेट अंतरिक्ष उड़ानों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। बस इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर, मिनिस्टर नहीं होगा यहाँ पर, ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए सोनू सूद, बी आलिया भट्ट, सी दिशा पटानी, डी अक्षय कुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। दिशा पटानी को भी हाल फिलहाल में ही बाटा का ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आलिया भट्ट को फ़ोनपे का बनाया गया है और सोनू सूद को पंजाब का इलेक्शन का कमीशन का इलेक्शन का कुछ बनाया गया है। इसके बारे में कमेंट करके बताएं। और भी जान लें जो महत्वपूर्ण है, जैसे विराट कोहली बीएसएफ और पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साक्षी मलिक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हरियाणा के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा निशान वैश्विक के राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बस इनके बारे में इतना ही। हाल आज का 9वां प्रश्न कि 14 फरवरी को निगरानी सैटेलाइट इसरो द्वारा कौन से रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन ए PSLV-52, बी PSLV-51, सी PSLV-50, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है PSLV-52। यह 14 फरवरी को 2022 को 5:59 में ये लॉन्च किया जाएगा। यह जो सैटेलाइट 2022 का ये पहला सैटेलाइट होगा जिसे इसरो लॉन्च करेगा। PSLV-52 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड पर तैयार किया जा रहा है और ये EOS-04 रडार इमेजिंग सैटेलाइट और अन्य छोटे उपग्रहों 529 किलोमीटर के दूर सूर्य की कक्षा में ले जाने के लिए तैयार किया गया है। बात करें PSLV-C51 का, तो ये दिसंबर के महीने में ले जाया गया था और ये 2021 साल का ये अंतिम उपग्रह था और ये अमेजोनिया उपग्रह
के लिए मतलब भेजा गया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खुला है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी गुलमर्ग, सी कश्मीर, डी श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलमर्ग में खुला है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। तो बात करें जो कैफ़े खुला है ये गुलमर्ग में खुला है। ये पर्यटकों का आकर्षण केंद्र भी बन गया है और इस कैफ़े का इग्लू कैफ़े का लंबाई ऊंचाई जो है 37.5 फीट है और व्यास इसका 44.5 फीट है। इस कैफ़े में एक बार में 40 लोग बैठ सकते हैं, 40 लोग बैठ सकते हैं और इसकी मोटाई 5 फीट है। और इस कैफ़े में बनाने में 25 लोग लगातार 25 लोगों की मदद से 64 दिनों में पूरा किया गया है। बात करें कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी ऊंचाई स्विट्ज़रलैंड की कैफ़े की ऊंचाई 33.8 फीट है और उसका व्यास 42.4 फीट है। बात करें गुलमर्ग के बारे में जानें, जहाँ पर ये कैफ़े है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। गुलमर्ग ये जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में है और यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। यह पश्चिमी हिमालय में पीर पंजाल रेंज में स्थित है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की। बस इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनके बारे में विस्तार से जान लें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। इस प्रणाली से जम्मू कश्मीर में व्यापार अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लगभग 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है और इस वर्ष 160 से अधिक सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम न्यूनतम नियामक अनुपालन के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करेगा। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। यह लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं और मध्य प्रदेश के मगन भाई छगन भाई पटेल हैं। और आसाम का बात करें तो प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। बस इसके लिए इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, सेल्स फोर्स वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए ब्राजील, बी भारत, बी ब्राजील, सी थाईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत।
तो इनके बारे में जान लें कि यह सूचकांक ग्राहक संबंध प्रबंधन में अग्रणी कंपनी सेल्सफोन ने वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 जारी किया है। यह भारत में 100 में से 66 स्कोर के साथ सेल्सफोन वैश्विक का सूचकांक में इसको शीर्ष स्थान दिया गया है। और बात करें दूसरे और तीसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे 53 स्कोर लाकर ब्राज़ील दूसरे और 48 स्कोर के साथ थाईलैंड तीसरे स्थान पे रहा। यह 19 और इसमें बात करें 19 देशों के 23,500 से अधिक श्रमिकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। बस इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में भारत के कौन सा आईटी संस्थान द्वारा समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक विधि विकसित किया है? ऑप्शन ए आईटी गुवाहाटी, बी आईटी गांधीनगर, आईटी दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईटी गांधीनगर। यह जो है ये किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल जल विलवनीकरण विधि को विकसित की है आईटी गांधीनगर ने। यह पहली विधि है जो ग्रेफाइट और संचात्मक अखंडता को नुकसान पहुंचाए बिना जलीय के अंदर ग्रेफाइट को नियंत्रित कर सकता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ कौन सा राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार ने। तो इनके बारे में जान लें कि महाराष्ट्र सरकार ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए यह ज्ञापन समझौता किया है। मांझी वसुंधरा जो है महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक पहल है। इसका उद्देश्य नागरिकों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मुद्दों के प्रभावों पर ज्ञान को सशक्त बनाना है। बस इनके बारे में इतना ही। अब बात करें यहाँ के महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और केरल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत में संग्रहालय की पुनर्कल्पना पर एक वैश्विक शिखर का आयोजन करेगा? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सांस्कृतिक मंत्रालय। ये जान लें कि ये जो सम्मेलन होगा 15 से 16 फरवरी 2022 को अपनी तरह का यह पहला 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बात करें इस शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्लूमबर्ग के सहयोग से किया जा रहा है, और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और यह ऑनलाइन के माध्यम से 4 प्रमुख विषयों पे ये आयोजित किया जा रहा है। ये 4 कौन कौन है, 4 जान लें। पहला है वास्तुकला व कार्यात्मक ज़रूरतें, दूसरा है प्रबंधन, तीसरा है संग्रह, चौथा है शिक्षा
शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी। बस इनके बारे में आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।